गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका सैंपल पेपर करेंगे। सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको उनके आंसर जानेंगे। मतलब इस तरीके से करेंगे कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, कभी भी आपको दिक्कत ना आए। अगर आगे आपके सामने आते हैं ये क्वेश्चन, तो आपने सब ने यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रखा होगा। तो जो सही मिलाना पहले वो है। तो आपको बिस्मार्क कहाँ का मंत्री था, किस बिस्मार्क ने कहाँ का एकीकरण करने की कोशिश की थी, मैसी ने कहा कि पहले आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। जो मतलब ये जो पहला सही मिलान कीजिए। जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा उनको तो फिर भी पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं आपको इस चैप्टर में दिखा देती हूँ। बच्चों देखो, जर्मनी है, जो जर्मनी में 4 अक्षर है, चाहे र आधा है, हम 3.5 अक्षर भी कह सकते हैं इसको। तो 3 अक्षर है, तो इसका एकीकरण वाला जो व्यक्ति था उसका नाम ज्यादा बड़ा है। जर्मनी, इटली 3 अक्षरों से बना है और जर्मनी 3.5 अक्षरों से बना है। अगर हम देखें तो इस जर्मनी का जिन्होंने वो करा था, एकीकरण किया था, उनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क थे वो। तो पहले तो वहां पे क्या था, इस जर्मनी के अंदर उदारवादी जो लोग थे, जो चाहते थे कि वह समानता स्वतंत्रता लोगों को मिले, उन्होंने वहां पे एक वहां की संसद बनाकर सरकार बनाने की कोशिश की थी। राष्ट्रवादी भावनाएं, मध्य वर्गीय, आपको पता है, आपने फ्रांस में पढ़ा होगा कि जो वहां का मध्य वर्ग था, फ्रांस हो चाहे पूरा यूरोप लगा लो, यूरोप के जितने भी देश है, ये कहानी यूरोप में राष्ट्रवाद यूरोप की ही है। तो वहां के मध्य वर्ग वो लोग हैं जो पहले गरीब थे लेकिन बाद में पढ़ लिख कर अमीर हो गए। तो राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों में काफी व्यापक थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जो जर्मन भाषा बोलते थे उनको मिलाकर, मतलब राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों, जो मध्य वर्ग, जैसे फ्रांस का मध्य वर्ग था, जो गरीब लोग पढ़ लिख के व्यापार द्वारा नौकरियों द्वारा अमीर हो गए थे, ऐसे ही जर्मनी के अंदर भी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो लोगों में व्याप्त हो रही थी, मध्य वर्ग लोगों में। तो उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के, यानी कि जर्मन भाषा बोलने वाले जो इलाके थे, उन इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित चुनी हुई संसद द्वारा देश को, उस जो भी इन्होंने बनाया, महासंघ बनाया, उसको एक संसद के द्वारा चलाने का प्रयास किया। मगर राष्ट्र निर्माण की जय उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। जर्मन के अंदर जो जर्मन के राष्ट्रवादी भावनाओं वाले मध्य वर्ग के लोग थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं ज्यादा थी, और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के जर्मनी भाषा बोलने वाले इलाकों को मिलाकर एक चुनी हुई संसद के द्वारा जर्मनी देश बनाने का कोशिश की। लेकिन क्या हुआ वहां पे, ये उदारवादी पहल थी। जो उदारवाद है वो लोगों को स्वतंत्रता समानता दे और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार द्वारा देश चलाने के पक्ष में होता है उदारवाद। तो लेकिन जो राजशाही जो राजे थे वो नहीं चाहते थे, अगर लोगों द्वारा चुनी हुई संसद आएगी तो उसमें क्या होगा, राजे तो नहीं होंगे ना, जो लोग चुन के आएंगे, जिनको लोग पसंद करेंगे वही आएंगे। तो इसलिए राजे, पहले तो यूरोप में क्या होते थे, राजाओं का ही राज होता था। तो वो राजाओं को जो परिवार थे या राजशाही थी, जो राजतंत्र को लाना चाहते थे उन लोगों ने, और जो फौज थी उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि वो चुनी हुई संसद द्वारा जर्मन देश बने और चले। तो उन्होंने क्या करा, जो राजतंत्र को चाहते थे राजशाही लोग और फौज, मतलब राजशाही का मतलब राजा के परिवार के जो लोग थे, फौज की ताकत ने मिलकर उदारवादी सोच वाले जर्मन के मध्य वर्गीय लोगों को दबा दिया। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी, बड़े जो जमींदार है उनका, क्योंकि उनको विशेष अधिकार तो राजा के कारण ही मिले हुए थे, तो प्रशा के जो बड़े बड़े भूमियों के मालिक लोग थे उन्होंने भी राजशाही और फौज का साथ दिया। उसके पश्चात प्रशा एकीकरण के
आंदोलन का नेतृत्व। फिर जो प्रशा था, वहां के बड़े बड़े भूस्वामियों ने, जो भूमि के मालिक थे, उन्होंने तो राजशाही और फौज की साथ दिया। लेकिन प्रशा ने, प्रशा जो भी है, तो वहां उन्होंने इसके जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया, यानी कि बागडोर संभाल ली। जर्मन भाषा बोलने वाले इलाकों को जोड़कर जर्मनी बनाने की जो जो आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व प्रशा ने संभाल लिया। उसका प्रशा का प्रमुख मंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क। याद करना, जर्मनी और प्रशा का मुख्यमंत्री, जैसे जर्मनी में 3.5 अक्षर इटली का एकीकरण हुआ था जर्मनी का, तो जर्मनी बड़ा है तो इसलिए उसको उसका एकीकरण करने वाला मंत्री भी बड़ा है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। याद रखना, जर्मनी और ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने की प्रक्रिया का जनक था वो, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान जो जर्मन भाषाई इलाकों पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने अपना कब्जा कर रखा था। उसके साथ ऑटो वन बिस्मार्क जो प्रशा का था, उसने युद्ध लड़े और उनकी जीत हो गई। और इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। और जनवरी 1871 में वर्साई में हुए एक समारोह में जो प्रशा ने एकीकरण, प्रशा के कोई मुख्यमंत्री था जो ऑटो वन बिस्मार्क, उसी ने किया था इसका एकीकरण करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उसको ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराना। ये भी आप याद रखो। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए प्रशा के मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को कौन कौन से देशों को, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराना पड़ा था। ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं। और फिर जो प्रशा ने करा था उसका एकीकरण, तो प्रशा का जो राजा था विलियम प्रथम को ही जर्मनी का फिर सम्राट घोषित कर दिया था। जर्मनी का एक पहले तो वहां के जो मध्य वर्ग के लोग थे जर्मन भाषा के, उन्होंने 1848 में निर्वाचित संसद द्वारा इसका एकीकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन राजशाही फौज और प्रशा के भूस्वामियों ने उनको दबा दिया था। लेकिन उसके बाद वहां प्रशा ने इसका एकीकरण करने का जो नेतृत्व था, जर्मनी के एकीकरण का जो नेतृत्व था, प्रशा ने संभाल लिया। और प्रशा का जो प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क था, वो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। उसने 3 देशों को हराया, इसलिए ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क को। और उसके बाद उसको इसमें 3 युद्धों में जो लड़ाइयां लड़ी, उसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क को सफलता मिली। इस तरीके से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। और 1871 में, ये डेट्स आपने याद करना है, जनवरी 1871 में, ये पूरी डेट दे रखी है। 71 में प्रशा ने ही जर्मनी का एकीकरण करा था, उसके मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने, इसलिए उसको जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम को ही जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। इस तरीके से पहले क्वेश्चन से अब जर्मनी के एकीकरण के बारे में ये आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूरा हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, प्लस आपका 1 वर्ड का भी पूरा होगा। तो ये कहानी अगर आपने याद कर ली तो आपको जर्मनी का जो एकीकरण वो समझ आ जाएगा। आगे मैं आपको इटली का एकीकरण भी दिखा देती हूँ। इटली 3 अक्षर की है, तो इटली का भी जो करने वाला वो काबुर है। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हेम्बसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जर्मनी की जैसे जर्मन भाषी इलाके भी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, वैसे ही इटली का भी विखंडन हुआ था। और इटली अनेक वंशों के, इटली भाषी इलाके बहुत सारे राजाओं के वंशज के अधीन थे और बहुराष्ट्रीय हेम्बसबर्ग में भी बिखरा हुआ था। ये वैसे आप बताएंगे 7 टुकड़ों में बिखरा हुआ था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण की कहानी पढ़ने जो याद रखो। 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, 7 हिस्सों में। इटली भाषी 7 इलाके थे, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट, ये भी याद रखो, सार्डिनिया पीडमोंट एक ऐसा इलाका है
जहाँ पर जो राजा राज कर रहा था वो इतालवी इटली के ही राजघराने का था। जो बस इसके जो 7 हिस्से थे उनमें उनमें से एक सार्डिनिया पीडमोंटी था, जहाँ पे इटली यानी कि इटली की भाषा थी इतालवी। इतालवी भाषा का क्या ही एक राजघराना था जो इसके ऊपर राज कर रहा था, सार्डिनिया पीडमोंट के ऊपर। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेम्स ये आपको पता भी होना चाहिए, इटली का उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग के अधीन था। इटली का मध्य भाग पॉप के शासन अधीन था। दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। इतालवी भाषा ने भी साझा इतालवी जो इटली की भाषा थी उसने अभी साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उन 7 में से एक सार्डिनिया पीडमोंटी एक ऐसा इलाका था जिसपे इटली की इतालवी भाषा बोलने वाले राजघराने का शासन था, और उसका जो इटली का उत्तरी भाग था उस पे ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग का राज था। मध्य इलाके पर पॉप का था। दक्षिणी उत्तर होता उत्तरी भाग पे ऑस्ट्रियाई, मध्य वर्ग पर मध्य इलाके पर पॉप, दक्षिण क्षेत्र पर स्पेन के पूर्व राजवंशों का अधीन था। लेकिन इतालवी भाषा ने अभी साझा रूप हासिल नहीं किया था। पहले सबसे पहले अब ये यूसेपी वेस्सिनी, ये आप याद रखना, इटली के एकीकरण में 1830 में यूसेपी मेस्सीनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मतलब सबसे पहले 1830 में जिउसेपी मेस्सीनी ने इटली के सातों इलाकों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। उसके लिए उन्होंने दो वो बनाए थे, गुप्त संगठन बनाए थे, जंग इटली और जंग यूरोप। प्रसार के लिए उन्होंने जंग इटली एक गुप्त संगठन बनाया, और 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये वन वर्ड में इसका भी आता है क्वेश्चन, सार्डिनिया पीडमोंट का कौन था? विक्टर एमेनुअल, वन वर्ड में याद करना है। विक्टर एमेनुअल द्वितीय जो था वो सार्डिनिया पीडमोंट, क्योंकि सार्डिनिया पीडमोंट इटली का एक बहुत ही विशेष इलाका है, जहाँ के इटली के इतालवी भाषा बोलने वाले ही राजघराने का राज था। 1830 में जियोसेपी मैसिनी ने जग इटली नाम को जो गुप्त संगठन बना के इसके इटली के एकीकरण की कोशिश की। 1831 और 1848 में ये क्रांतिकारी था, क्रांतिकारी विद्रोहों की को असफलता मिली थी। तो फिर जब इनको 1831 और 1848 में जियोसेपी मैसिनी ने कोशिश की थी इटली को एक करने की, तो उसको लेकिन उनको असफलता मिली दोनों बार। फिर इतालवी इटली को के एकीकरण की, इटली के जो सातों इलाके थे उनको एक करने की जिम्मेवारी किसकी आ गई? सार्डिनिया पीडमोंट के शासक थे जो इतालवी भाषा बोलने वाले विक्टर एमेनुअल द्वितीय पर आ गई थी। ये याद करना हमने, सार्डिनिया पीडमोंट जो इतालवी भाषा का वो इलाका जहाँ पे इतालवी भाषा बोलने वाले राजघराने का ही होता, तो उस राजघराने का जो इंसान जो भी व्यक्ति था जो इसका सार्डिनिया पीडमोंट का शासक राजा था वो विक्टर एमेनुअल द्वितीय हमने याद करना है। और आपको पता चल गया इटली के साथ कौन है? जेऊसेपी मैसिनी। 1831 में जेऊसेपी मैसिनी ने कोशिश की थी इतालवी इलाकों को एक करने की। जेऊसेपी मैसिनी ने क्या करी थी? इसको एक करने की कोशिश की थी 1831 और 1848 में, लेकिन वो असफल रहा था इसमें। जो जेऊसेपी मैसिनी 1831 और 1848 में उसने कोशिश की जंग इटली नामक वो गुप्त संगठन बना के इटली का एकीकरण करने की, लेकिन वो इसमें उसके दोनों विद्रोह जो थे वो असफल रहे थे, जिसके बाद इटली के सातों इलाकों को जोड़ने की किसकी आ गई थी? वो सार्डिनिया पीडमोंट के जो शासक थे विक्टर एमेनुअल, जहाँ पर ये विक्टर जो एमेनुअल है द्वितीय है, ये इतालवी भाषा बोलने वाले राजघराने का ही व्यक्ति था, जो सार्डिनिया पीडमोंट जो इटली का एक हिस्सा था
उसके ऊपर राज करता था। तो जेउसेपी मेसी ने 2 बार कोशिश की, 1831 और 1848 में। उसके बाद सार्डिनिया पीडमोंट के विक्टर एमेनुअल की वो आ गई थी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजर में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। तो इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं। तो जो भी ये इसका क्षेत्र था, जो सार्डिनिया पीडमोंट था, अगर वो जर्मनी एक हो जाता था तो इटली इटली के एकीकरण की कहानी पढ़ रहे हैं। तो जो सार्डिनिया पीडमोंट द्वितीय था, उसके ऊपर आ गई थी जिम्मेवारी इटली को एक करने की। तो उसके बाद जो ये सार्डिनिया पीडमोंट क्षेत्र है, जो इसके अमीर लोग थे, उनकी नज़रों में अगर इटली एक हो जाता तो उनके लिए उनका पैसे संबंधी विकास होता था। और उनको लगता था कि अगर इटली एक हो जाए तो उनका राजनीति में भी प्रभुत्व जम सकता था, संभावनाएं थी इस बात की। तो मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। ये जो है इटली का एकीकरण किसने किया था? कावूर ने। कावूर के भी 3 अक्षर और इटली के भी 3 अक्षर। पहली जेसिपी मेसिनी और सार्डिनिया पीडमोंट का जो विक्टर एमेनुअल है, वो भी इसी का वो हो गया, इटली से रिलेटेड है। कौन कौन से व्यक्ति इटली से रिलेटेड है? ओनली जर्मनी से तो एक ही है, वो जो हमने पढ़ा अभी है, तो बिस्मार्क है उसका, तो जर्मनी का। लेकिन इटली छोटा सा, इटली के साथ 3 बंदे जुड़े हुए हैं, वो याद करनी है अपनी। एक तो सार्डिनिया पीडमोंट का जो राजा था विक्टर एमेनुअल द्वितीय। जेउसेपी मेसिनी ने भी अपने जो वो संगठन बना के, गुप्त संगठन, जंग, इटली वगैरह, इसको एक करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। सार्डिनिया पीडमोंट का विक्टर एमेनुअल भी इटली से रिलेटेड है। 3 बंदे याद होने चाहिए ये हमारे। सार्डिनिया पीडमोंट का विक्टर एमेनुअल भी इटली का है, जेउसेपी मेसिनी भी इटली का है, और जिसने इटली का एकीकरण किया मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का, मतलब वहां के जो सार्डिनिया पीडमोंट के जो अमीर लोग थे, अभिजात वर्ग, उनको लगता था अगर इटली एक हो जाए, इटली के सारे हिस्से एक हो जाएं, तो उनका अमीरों का वहां पे आर्थिक विकास भी हो सकता था और राजनीति में भी उनका प्रभुत्व, मतलब राजनीति भी उनके हाथ में आने के उनको चांस दिख रहे थे। तो मंत्री प्रमुख कावर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का वो करा, जो इटली को एक करने के लिए आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व करा था काबूर ने। ना तो वह क्रांतिकारी था काबूर, ना क्रांतिकारी था, ना ही वो लोकतंत्र में विश्वास रखता था। इतालवी जात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा में कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, ना ही वो इतालवी भाषा बोलता था। काबूर ने, जिसने इटली के एकीकरण वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, ना तो वो क्रांतिकारी था, इसके बारे में भी आ सकता कई बार काबूर, ना ही वो जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में विश्वास रखता था, और ना ही उसको इतालवी भाषा बोलनी आती थी। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह, क्योंकि इटली के जितने भी अमीर और पढ़े लिखे लोग थे, वो इतालवी भाषा से कहीं फ्रेंच भाषा बोलते थे, और काबूर भी फ्रेंच भाषा बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे काबूर का हाथ था, सार्डिनिया पीडमोंट में 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुए। इसने फ्रांस के साथ काबूल ने एक कूटनीतिक संधि, एक चतुर कूटनीतिक संधि की थी, जिसके पीछे बनाई किसने थी वो कूटनीतिक संधि? काबूल ने। और इस तरीके से सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में, और सार्डिनिया पीडमोंट का जो विक्टर एमेनुअल था, तो काबूल की बनाई हुई कूटनीति के द्वारा ऑस्ट्रिया ने जो इटली के हिस्सों पर, अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर रखा था, उसको हरा पाने में सफल हुआ। तो एक गैरीबल्डी, जेउसेपे, बहुत ज्यादा लोग ने इटली के साथ जुड़े हुए, जेउसेपे गैरीबाल्डी भी इटली के साथ ही जुड़ा हुआ है।
तो नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में, जो लोग चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, तो उन्होंने खुद ने अपनी इच्छा से भी इस युद्ध में हिस्सा लिया, जहां जहां लड़ाई लड़नी पड़ी इटली को एक करने के लिए। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। मतलब 59 में तो उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। उसके बाद दक्षिणी इटली का जो हिस्सा था उस पर नहीं कब्जा हुआ होगा। दक्षिणी इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए जिउसेपी गैरिबाल्डी के जो स्वयं सेवक वो थे, सैनिक थे। और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन, और दक्षिण इटली और दो सिसिलियों जो थी वो भी इटली का हिस्सा था, उसके ऊपर स्पेन के शासकों का, स्पेन देश के शासकों का प्रभुत्व था। उसको भी ये वहां के जो लोग थे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों में, जो वहां के किसान थे, उन्होंने भी गैरिबाल्डी और उसके स्वयं सेवकों का, सशस्त्र स्वयं सेवकों का साथ दिया। और जो स्पेन के लोगों ने दक्षिण इटली और दो सिसिलियों पर कब्जा कर रखा था, गैरिबाल्डी और जैसे गैरिबाल्डी और स्वयं सेवकों ने वहां से स्पेनियों को हटा दिया, वहां के किसानों की हेल्प से। 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। और जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था एमेनुएल विक्टर, फिर उसको, उसी ने तो वो करा था ये सारा, वहां के मंत्री ने, उसके एक तो मंत्री ने, काबुर ने और एमेनुएल द्वितीय ने मिलके इटली का एकीकरण किया था। तो 1800, ये भी याद रखना कि कब 18 उसका एकीकरण हो गया था। 1861 में इटली का एकीकरण हो गया था। और उसका राजा कौन बना था? एमेनुएल द्वितीय। हमें ये चीजें सारी याद करनी है। इटली एक छोटा सा देश है जिसके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर ये आ जाता है मैच करना, तो जेउसेपी गैरिबाल्डी भी, जेउसेपी मैस्सिनी भी, और विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था, ये मंत्री काबुर भी। और ये सब, ये अगर आप ये चीजें पढ़ते हो, इटली 7 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन उसका एक हिस्सा था सार्डिनिया पीडमोंट, जिसमें इटली की इतालवी भाषा बोलने वाली राजघरानी का शासन था। अगर ये याद हो जाए कि उत्तरी भाग में ये इतना याद कर लो, तो फिर जेउसेपी मैस्सिनी ने 1831 और 1848 में इटली का एकीकरण करने के लिए विद्रोह किए थे, जंग इटली नाम को गुप्त संगठन बना के। लेकिन वो जोसेफी मैस्सिनी को सफलता नहीं मिली थी। तो फिर उसकी जिम्मेवारी इटली को एक करने की सार्डिनिया पीडमोंट के जो शासक था विक्टर एमेनुअल, उसके ऊपर आ गई थी। और उसके वहां के अमीर लोग भी चाहते थे कि अगर जर्मनी, सॉरी, इटली का एकीकरण हो जाए तो उनका वो ज्यादा राजनीति में भी उनका प्रभुत्व बढ़ जाएगा और आर्थिक विकास भी अमीरों का होएगा। फिर जो प्रमुख मंत्री काबुर था, उसने इटली को जो एक करने का आंदोलन चल रहा था उसका नेतृत्व किया था। विक्टर एमेनुअल के ऊपर जिम्मेवारी आ गई थी। और वहीं का होगा जो मंत्री काबुर है, वो भी यहीं का होगा, सार्डिनिया पीडमोंट का। उसने इटली को एक करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि वो क्रांतिकारी भी नहीं था, जनतंत्र लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं रखता था। उसको इटली भाषा भी नहीं आती, इतालवी भाषा भी नहीं आती थी। फिर भी उसने इटली के इलाकों को एक करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीति बनाई, जिसके तहत सार्डिनिया पीडमोंट का जो वो था विक्टर एमेनुअल, उसको ऑस्ट्रिया को, इसके इटली के ऊपर किसके कब्जा कर लिया था? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया ने कर रखा था, ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया। फिर जेउसेपी गैरिबाल्डी और उसके स्वयं सेवक थे, उन्होंने मतलब एक दक्षिण इटली था और दो सिसिलियों का हिस्सा था, जहाँ पर स्पेन के लोगों ने कब्जा कर रखा था। उसको छुड़वाने के लिए जेउसेपी गैरिबाल्डी और सशस्त्र स्वयं सेवकों ने स्पेन के लोगों के साथ लड़ाई करी, शासकों के साथ लड़ाई करी। और जोसेफ गैरिबाल्डी और सशस्त्र स्वयंसेवकों और जो दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के जो किसान थे, उन्होंने भी जोसेफ गैरिबाल्डी का साथ दिया स्पेनी शासकों को हराने में। और फिर इस तरीके से वो मतलब स्पेनियों को भी हरा दिया और ऑस्ट्रिया को भी हरा दिया। और 1861 में इटली का एकीकरण जब हो गया, तो एमेनुअल द्वितीय को वहां का राजा घोषित कर दिया गया। तो आपको पता चल गया। और जिन आम किसानों, मतलब उन किसानों ने
इनका जेउसेपी गैरिबोल्डी का साथ दिया था, जिनको ये नहीं पता था कि इटालिया कौन है। इटालिया क्या है? इटालिया है इटली का नारी रूप। इटालिया याद रखना बच्चों, ये याद नहीं रहता। जैसे हमारे भारत को भारत माता के रूप में दिखाया गया, वैसे इटालिया को, इटली को इटालिया के रूप में। लेकिन वो क्या समझते थे, जो वहां का राजा बना था एमेनुअल द्वितीय, उसकी वाइफ समझते थे। जिन किसानों ने दक्षिण इटली और दो सिसिलियों में जेउसेपी गैरिबोल्डी की हेल्प करी थी स्पेन शासकों को हराने में, वो बेचारे किसान ये भी नहीं जानते थे कि इटली को इटालिया के रूप में दिखाया गया। वो सोचते थे जो इटालिया है वो एमेनुअल की पत्नी है। मेरे ख्याल से जैसा आपको ये याद रखना है कि जर्मनी में ओनली एक व्यक्ति है जिसने जर्मनी का एकीकरण, वो है बिस्मार्क। लेकिन इटली में सारे आते हैं, जेसेपी गैरिबोल्डी, जेसेपी मैसिनी, और विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा था, और ये आ गया काबुर। ये सारे आपको याद करने हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिस पेपर की तरफ ले जाती हूँ। ये देखो, ये बिस्मार्क कौन है? बिस्मार्क ओनली, बस एक बिस्मार्क है जो जर्मनी, जर्मनी और बिस्मार्क एक ही है बस, दोनों का। जर्मनी में और कोई व्यक्ति नहीं है। बिस्मार्क ही इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसने जर्मनी का एकीकरण किया। और इटली में से मैसिनी भी है, काबुर भी है। मैसिनी गैरिबोल्डी में जेउसेपी मैसिनी और काबुर और विक्टर एमेनुअल, चार बहुत बंदे जुड़े हुए हैं। विक्टर जेउसेपी मतलब चार व्यक्ति हैं जो इससे। विक्टर एमेनुअल द्वितीय आपको पता होना चाहिए, विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ये सार्डिनिया पीडमोंट का शासक था। इटली से याद रखना बच्चों, इटली से बहुत सारे लोग जुड़े हुए, काबुर, मैसिनी और विक्टर एमेनुअल, मैसिनी गैरिबोल्डी। लेकिन जर्मनी से एक ही व्यक्ति जुड़ा हुआ, बिस्मार्क। और मैटरनिक, ये सही, वैसे सही चुनाव ये हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया से जुड़ा हुआ है। हमें ये भी पता होना चाहिए इटली के ऊपर किस किसने कब्जा कर रखा था। जर्मनी में हमने देख लिया, जर्मनी के ऊपर फ्रांस ने, डेनमार्क ने, और हमने आपको तीन देश दिखाए थे, वो तीनों देश याद कर लेना। जर्मनी के ऊपर किसका कब्जा था? जर्मन भाषा बोलने वाले। इटली पे आपको देख लिया, स्पेन, इसके दक्षिण इटली और जो दो सिसिलियों का इलाका था उसके ऊपर स्पेन शासकों का था, और इटली के बाकी इलाके पर ऑस्ट्रिया का था। तो ये चीजें भी वन वर्ड में आ सकती हैं। इससे आपको जर्मनी का एकीकरण, अगर वीडियो को ढंग से देखोगे, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण आपको अच्छी तरीके से समझ। हमने सही मिलान की पहचान करनी थी। सही मिलान तो ऑस्ट्रिया के मेटरनिक है, क्योंकि ये मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। लेकिन वैसे आपको कहीं और कुछ तरीके से आ जाए तो आप याद रखो कि बिस्मार्क जर्मनी का है, मैसिनी इटली का है, काबुर भी इटली का है, विक्टर एमेनुअल भी इटली का है, और एक मैसिनी गैरिबोल्डी भी इटली का है। इटली छोटा सा, उसके चार जुड़े हैं, और जर्मनी से ओनली ऑटो वन बिस्मार्क ही जुड़ा हुआ है, और ऑस्ट्रिया से मेटरनिक। जो बच्चे इन चीजों को याद कर लेंगे कि जर्मनी भाषी इलाकों पर किन किन तीन देशों का राज था, और इटली के इलाकों पर ऑस्ट्रिया और स्पेन का राज था, और कब एकीकरण हो गया था इनका, तो आपके बहुत सारे वन वर्ड बच्चों सॉल्व हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। मतलब हमने नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, सही है। इसका कारण भी सही है, क्यों लिया था? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी मैं आपको भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में दिखा देती हूँ ये बच्चों। ये देखो, महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन में को वापस लिया। ये देखते हैं, मतलब यहाँ पे जो वो जो भी आंदोलन वो चला रहे थे एंड में गांधी जी, तो वो क्या मारा पीटा गया था। ये देखो, दिखा रखे है ना, इसमें पढ़ के देखो। ये वही है जो जब वो उसके लिए जा रहे थे, दांडी के लिए। देखो, इन्होंने 11 मांगे मांगी थी,
तो 11 मांगो, वो सारे जितने भी समुदाय थे भारत के अंदर उनसे रिलेटेड थी, जितने भी तरीके के लोग इंडिया में रहे, लेकिन इरबन ने उनकी मांग नहीं माननी थी। तो वो फिर उसके लिए नामक यात्रा के लिए निकल पड़े थे अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ। तो लेकिन जब ये चल रहा था सब कुछ, जब गांधी जी ने वहां दांडी जाके नाम को बनाया था, तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला करवा दिया था। तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, बहुत लड़ाई मारा पीटा गया था, निर्मम दमन, बहुत सारे गांधी जी को भी हिंसक टकराव हुए थे, इनके ऊपर हमला करवा दिया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी थी जब वो नामक वाला कर रहे थे। देखो, इन्होंने नामक कानून तोड़ा, सरकारी नामक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। गांधी जी और उसके 78 विश्वस्त वॉलंटियरों ने आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया जाने लगा, शराबों की दुकानों की पिकटिंग। जब गांधी जी का इतना असर दिखा कि विदेशी अंग्रेजों के कपड़े का भी इस्तेमाल बंद करवा दिया, नमक के ऊपर जो नमक बनाने की जो अधिकार ओनली अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया था, वो वो भी कानून तोड़ दिया। मतलब सारे कानून जब गांधी जी और गांधी जी के जो साथ लोग थे वो तोड़ने लगे, तो जो अंग्रेज सरकार थी वो चिंतित थी। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस, जो गांधी जी के साथ कांग्रेस के लोग थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत सारी जगह पर हिंसक टकराव हुए, लड़ाइयाँ हुई अंग्रेजों और गांधी जी के जो समर्थक थे उनके बीच में। और अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को भी वो कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया गया। और गुस्साई भीड़ जो जब गांधी जी के साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया, तो जो लोगों की भीड़ थी वो पुलिस की गोलियों का सामने करने लगे। लोग डरे नहीं, लोगों गोलियों से भी नहीं डरे, लेकिन अंग्रेजी पुलिस का सामना करने लिए सड़क पर उतरे आए। बहुत सारे लोग मारे गए जब गोलियों का सामना करने के लिए, बिना हथियार के वो अंग्रेजों की गोलियों का सामना करने के लिए आए। तो महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियां, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने। जब पहले तो उसके दोस्त को ही गिरफ्तार किया था, जब कांग्रेसी नेताओं को ही गिरफ्तार किया था, गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया था, ये किया था। लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी गोलियों का सामना करते हुए सड़क पर उतरे थे। जब गांधी जी को कर लिया, तो जो मजदूर वगैरह जिनका साथ गांधी जी ने दिया था, तो वो पुलिस अंग्रेजों की पुलिस चौकियों पर हमले करने लगे, रेलवे स्टेशनों पर, अदालतों पर हमले कर भय। लेकिन वह भी सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया। मतलब जब जो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, उस तो अंग्रेज डरने लगे थे जब, तो उन्होंने भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार किए थे, बच्चों को औरतों को पीटा था। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए थे उन्होंने, जब गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए निकले थे। तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन वापस ले लिया था 5 मार्च 1931 को। ये याद रखना, अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के दोस्त अब्दुल गफ्फार को वो करा था, गिरफ्तार किया था। ये सारी चीजें आपने वन वर्ड में याद करनी है। अगर हमने खोल ही लिया तो इस पेज के हम वन वर्ड भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज है। ये नामक यात्रा और स्वन्यावज्ञा आंदोलन है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा था। ये भी आपका वन वर्ड है, प्लीज इसको बच्चों नोट डाउन कर लेना कि वायसराय इरविन को उन्होंने खत कब लिखा था, 31 जनवरी 1930 को। उसके अंदर कितनी मांगे थी, 11 मांगे थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मतलब ये कुछ सामान्य मांगे थी और कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों से जुड़ी हुई थी। और गांधी जी ने मांगों के द्वारा सारे जो भारत के लोग थे, अलग अलग तरीके के लोग, वर्गों के लोग जो भारत में रह रहे थे, उनको जोड़ना चाहते थे। और इसमें उन्होंने एक गांधी जी ने मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को एक साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग
नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। मतलब इन 11 मांगों में उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक सभी की मांगे थी इसमें। और ऐसा करके वो भारत के सारे लोगों को एक करना चाहती थी। और इन 11 मांगों में एक नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उसको खत्म करने की मांग थी। नमक का अमीर और गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। जो भोजन का एक मतलब आपको भी पता, नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका खाना उसके बिना, नमक के बिना नहीं बन सकता। तो ये सभी के भोजन का अभिन्न अंग था। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी जागीरदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा था, भारत में नमक बनाने का जो अधिकार था वो अपने पास रख लिया था। भारत का कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था। और महात्मा गांधी जी ने ये अंग्रेजों का सबसे मतलब दबाने वाला पहलू वो करा था कि जो भारत मतलब नमक एक सस्ती चीज है जो हर व्यक्ति को चाहिए नमक। और अंग्रेजों ने इसकी जो भी नमक बनाने की जो वो थी अधिकार अपने पास रख लिया था, जो कि एक गलत वो था, डिसीजन था। और गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे। और महात्मा गांधी ने एक पत्थर एक अल्टीमेटम की तरह था। महात्मा गांधी जी ने जो 11 मांगों वाला पत्थर लिखा था वो एक चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी, जनवरी में ये लिखा गया था, 11 जनवरी लिखा भी हुए, 31 जनवरी को इन्होंने लिखा था। और उन्होंने कहा था कि अगर 11 मार्च तक उन्होंने 31 जनवरी 1930 को लिखा था। और उन्होंने कहा था 11 जनवरी 1930 तक अगर उनकी मांगे नहीं मानेंगी तो वो उनके विरुद्ध सवर्ण आंदोलन छोड़ देंगे। तो जब उन्होंने तैयार नहीं हुए इरविन उनकी मांगों को मानने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी जी जो उनके 78 विश्वसनीय वॉलंटियर थे उनके साथ उन्होंने नामक यात्रा शुरू कर दी थी। और साबरमती में गांधी जी के आश्रम से गांधी जी का आश्रम कहा था, ये भी वन वर्ड में आ जाता है, साबरमती में। गांधी जी का वो कहा था आश्रम वो साबरमती में था। और वहां से 240 किलोमीटर दूर था दांडी, जहाँ पे उन्होंने जाके नाम को बनाना था। क्योंकि अंग्रेजों ने नाम को बनाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया था। और वो 24 दिन हर रोज 10 मील का सफर तय करते थे। बहुत सारे लोगों को रास्ते में मिलते थे। और 6 अप्रैल ये भी हमने मैंने तो बंड वर्ड निकलवाने हैं आपके। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने 11 मांगों वाला पत्र लिखा था। 11 मार्च तक 1930 तक उन्होंने कहा था अगर बात मानी तो ठीक है, नहीं कांग्रेसी लोग उनके विरुद्ध सवर्ण आंदोलन छोड़ देंगे। और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंच गए थे। 6 अप्रैल 1930 को, जनवरी 1930 में ये कहाँ करे मतलब जो भी घटनाक्रम है शुरू हुआ था सवर्ण आंदोलन, 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए थे। 1930 मोटा मोटा आप याद रखो बच्चों, 1930 में हुआ था ये चीजें। और फिर जब ये नमक बनाने लगे तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर भारतीय लोगों पर हमला कर दिया था। भारतीय लोगों को बहुत सारे लोगों को लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। औरत और बच्चों को भी पीटा था। इसको देखते हुए गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था। इरविन के साथ फिर इन्होंने कब समझौता किया था, इरविन के साथ समझौता 5 मार्च 1931 को, मतलब 1 साल बाद। 1 साल तो वो आंदोलन चला था, तो लेकिन इन्होंने वापस ले लिया था। और 5 मार्च 1930 में जो घटनाक्रम हुआ था, जनवरी में शुरू हुआ था, 31 जनवरी 1930 को खत लिखा था चेतावनी के रूप में। 11 मार्च 1930 तक उन्होंने एक्सेप्ट करना था लेकिन किया नहीं। फिर भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध उतर आए थे। इन्होंने नाम का कानून तोड़ा। इन्होंने शराब की दुकानों की पिकटिंग की, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करवा दिया था। तो लेकिन जब अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारना, ना पीटना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, तो फिर इन्होंने वापस ले लिया था सवर्ण आंदोलन और नमक आंदोलन को। फिर 5 मार्च 1931 में इन्होंने इरविन के साथ, जो अंग्रेजों के थे इरविन, उनके साथ एक समझौता किया था। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी। तो यही चीज है कि वो गांधी जी वहां गए थे। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। वो हम वहां जाके देखते हैं। यही चीज है। इट मीन्स ये सही है, दोनों चीजें कथन भी सही है और
कारण भी सही है इसका क्या है और सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर क्या है, पहला पहला विकल्प है। जो भी मैंने वन वर्ड आपको निकलवाया है बच्चों, नोट डाउन करना और इस तरीके से दिमाग में बैठाना कि कभी भी 1930 से स्वन्यावज्ञ आंदोलन और नामक आंदोलन 1931 जनवरी 1930 से लेके और एक ये दे रखा है मार्च 1931 तक चला था। उससे पहले ही वापस ले लिया था, लेकिन वो तो गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसके तहत वो लंदन दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो करने गए थे। वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने क्योंकि गांधी इन्हें इरविन के साथ समझौता किया था इसलिए गए थे जी। इसका मतलब कारण और संकल्पना दोनों सही है और सही व्याख्या करते हैं। आगे ये वाला बच्चों, मारुस्थलीय मिट्टी का, ये तीनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मारुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? लाल एवं जो आपने देखा है रेत लाल भी होता है और भूरा भी होता है, रेतीला भी होता है, लवणीय भी होता है। मैं नाम जो रेतीला राजस्थान जैसे एरिया का जो मिट्टी होती है रेतीली, उसमें से हम नाम निकाल सकते हैं। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक, ये भी सही है। वहां पे क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है तो थोड़ा सा भी पानी हो तो उसको सोख लेता है रेत वहां पर। तो सभी कथन सत्य हैं। जो मारुस्थलीय मृदा होती है वो लाल भूरी दोनों होती है, रेतीली भी होती है, रेत होता है वो लवणिया, उसमें नमक भी ज्यादा पाया जाता है। शुष्क जलवायु वहाँ गर्मी होने के कारण ज्यादा, तो वहाँ हवा में नमी नहीं होती और ज्यादा तापमान, गर्मी के कारण ज्यादा तापमान होता है और जो पानी होता है वहां पर वो जल्दी जल्दी गर्म होने के कारण उड़ता रहता है, यानी कि उनका इवेपोरेट हो रहता है, जल वाष्पन होता रहता है। तो ये तीनों कथन सही है मारुस्थलीय मृदा के संदर्भ में। आगे एक देश जिसमें जीवन स्तर, हमने रेखांकित वाक्यांश को सही करके दोबारा लिखना है। तो क्या है, जिस देश के अंदर जीवन स्तर, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है उसे क्या कहते हैं, विकासशील देश। नहीं, जहाँ पे जीवन लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा है, लाइफ अच्छी है, हेल्थ की सुविधाएं अच्छी हैं, लोग सुरक्षित भी हैं, तो वो विकसित देश होता है, विकासशील नहीं। उसने अपनी मतलब अपना विकास कर चुका होता वो, तो इसलिए वो विकसित देश कहलाता है बच्चों। ये चीज आपने देखनी है, जहाँ हेल्थ की अच्छी हो सुविधाएं और सुरक्षित हो लोग और जीवन स्तर भी ऊंचा हो, तो वो विकसित देश होता है, विकासशील देश नहीं होता। आगे आपको कार्टून है, ये इंग्लिश में है, ये समझ नहीं आएगा, मैं आप लोगों को हिंदी में दिखाती हूँ। दिखाती हूँ जो ये रहा, ये है आपका बच्चों, देखो एक दलिया देश। तो एक जिस देश के अंदर जैसे चाइना, वहां पे एक पार्टी है, तो वहां पे क्या होता है, निचला जो हमारी संसद के दो सदन होते हैं, एक निचला सदन होता है और एक उच्च सदन होता है। यहाँ पे देखो हर जगह एलिफेंट शो कर रखा है। तो एक पार्टी में मतलब सारे ही एक पार्टी के व्यक्ति हैं, एलिफेंट 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 एलिफेंट। अगर किसी देश के अंदर एक दलीय पार्टी होगी तो निचले सदन में भी उसी पार्टी के लोग होंगे। उच्च सदन यानी कि हमारे देश में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर हमारे देश में भी ज्यादा पार्टियां ना होकर एक ही पार्टी होती, मान लो बीजेपी होती, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई ना होता, ओनली बीजेपी होती, तो इसका मतलब ये हाथी से बीजेपी की है। तो क्या है, निचले सदन में भी, लोकसभा में भी यही होते, राज्यसभा में यही होते, राष्ट्रपति में भी इनका ही सदस्य होता और हमारे देश के उच्च न्यायालय में भी इनका ही व्यक्ति होता और दोस्त और दुश्मन में भी यही होते, एक पार्टी के लोग ही होते। तो क्या ये सही है? ये लोकतंत्र के लिए एक दलीय जो पार्टी है वो अच्छी नहीं है। जब देश एक ही तरह के लोगों के हाथ में आ जाएगा तो वहां लोकतंत्र नहीं होएगा, वहां तानाशाही आ सकती है। तो एक दलीय शासन प्रणाली होती है, वो कितने बार भी चुनाव कर ले तो वो उन्हीं व्यक्तियों ने वहां पर विराजमान होना है जो देश को चलाएंगे। चाहे संसद कानून बनाएगी वो भी उसी पार्टी के लोग बनाएंगे, तो वो ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे उन पार्टी के लोगों को ही प्रॉफिट हो। राष्ट्रपति भी उनका होगा, साइन कर देगा कानून बनाने के लिए भी,
और उच्चतम न्यायालय और वो उनके बनाए हुए कानूनों के अनुसार ही न्याय करेगा। कानून इन्होंने बनाए नहीं है तो न्याय करना तो आसान ही है। तो एक दलीय प्रणाली से तानाशाही आ सकती है, लोगों का शासन कभी नहीं आ सकता। तो इसका इस चित्र का मतलब यही है जो हमने अभी इसमें देखा है। ये वाला चित्र आपको समझ आ गया होगा। और एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक दलीय व्यवस्था वो होती है जिन देशों के अंदर मतलब एक ही पार्टी पाई जाती है और जो देश में होने वाले चुनावों में वही हिस्सा लेती है और बार बार वही चुनकर आती है और देश की सरकार को चलाती है। जिस देश के अंदर देश को की सरकार को चलाने के लिए एक ही पार्टी का बार बार चुनाव होता है और वहां पर होती भी एक पार्टी है, उसको एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। यहाँ ये असत्य असत्य थे। कांडला भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। कांडला बच्चों सबसे बड़ा पत्तन नहीं है, मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है। ये आपको मैं उसमें दिखा दूंगी। मुंबई मुआदा डाल लेना। मुंबई जो वो क्या है, वो सबसे बड़ा पत्तन है, कांडला नहीं है, इसलिए ये असत्य है। कांडला नहीं, मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण कहते हैं। ये आप लोग याद कर लेना, उदारीकरण। उदारीकरण कहते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो रक्षा तो है संघ सूची में। केंद्र सरकार, हमारे देश की जो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार को चलाते हैं, उनके रक्षा के ऊपर भी वही कानून बना सकते हैं, संचार के ऊपर भी वो कानून बना सकते हैं। और कृषि और व्यापार मेरे ख्याल से राज्य सरकार के पास होता है ये वाला। तो पहला एक केवल रक्षा तो होता ही है केंद्र सरकार की। संघ सूची के में वो विषय होते हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, तो रक्षा तो होता ही है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो केवल 2 और 4 कृषि और व्यापार ये सही है। केवल 3 संचार वाला तो संघ सूची में आता है, ये गलत है। 1 और 2 भी नहीं हो सकते क्योंकि 1 वाला संघ सूची में आता है, 2 वाला नहीं है, ये तीनों गलत है। 2 और 4 वाला ऑप्शन आएगा। सुनहरी रेशा बच्चों जूट को कहा जाता है। जूट को क्या बोला जाता है? सुनहरी रेशा। जिसके जूट के थैले वगैरह आपने देखे होंगे। तो आप पहले इतना करो, अगली वीडियो में मैं दूसरी वीडियो भी बनाती हूँ। पहले इसको आप लोग वो कर लो, समझ लो, तो बाकी दूसरी वीडियो में दोबारा बनाती हूँ। अगर बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।